नमस्कार, मैं हूं नमिता। कहीं अनकहीं में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस चैनल में आप सुनते हैं अपनी और आपके अपनों की कहीं अनकहीं बातें। आज आप सुनने जा रहे हैं कहानी अखंडित मान का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी के प्रथम भाग में आपने सुना कि रिधिमा के बेटे की सगाई में उसकी सहेली रिया अपने दोनों कंगन रिधिमा को पहना देती है। रिधिमा जब उसे कंगन वापस देने जाती है तो पाती है कि ड्रॉर में एक ही कंगन है। वो घबराकर अपने पति को कमरे में बुलवाती है। अब आगे ये झल्लाए हुए कमरे में आए। बोले, क्या है, घर में कभी शांति से काम नहीं करने देती हो तुम। मैं उस समय भी ड्रॉर में झुकी उलट पुलट में लगी थी। इनकी आवाज़ सुन के मुड़ी। मेरी शक्ल देखते ही ये भी एकदम परेशान हो गए। बोले, क्या हुआ? सुनिए ना, वो जो कल रिया के कंगन पहने थे ना, उसमें से एक कंगन मिल नहीं रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक से देखो, यहीं कहीं होगा। अच्छा, कल तो दोनों ही कंगन पहन के वापस आई होगी ना तुम? हाँ, आई तो होंगी, आना तो चाहिए, पक्का ध्यान नहीं आ रहा है। वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा। मेरे ढीले ढाले जवाब से ये चिढ़ गए। हद है तुम्हारी भी, बिल्कुल बदहवास रहती हो। और ये भी मेरे साथ कंगन ढूंढवाने में लग गए। जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। सुनिए, एक बार नीचे कार में देख कर आइए ना, कहीं कार में ही ना गिर गया हो। ये बिना कुछ बोले कार की चाबी लेकर चले गए। इधर रिया की ड्राइंग रूम से कई आवाजें आ चुकी थी। अरे क्या हुआ भाई, चाय ठंडी हो रही है। कार में कोई कंगन नहीं है, इन्होंने नीचे से आके बताया। आपने अच्छी तरह चेक किया था ना? हाँ, मैट वगैरह सब उठा उठा करके भी देख लिए थे। एक बार क्लब में भी जाकर चेक कर लेता हूँ, पर ऐसी चीज किसी को मिलेगी तो वो वापस थोड़ी ना देगा। और ये कहते हुए ये कमरे से बाहर चले गए। अब मुझे काटो तो खून नहीं, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा कंगन? बाकी सारे जेवर तो वैसे ही रखे हैं। बदहवासी में मैं कपड़े ड्रॉर वगैरह सब फिर से उठा उठा कर ढूंढने लगी थी। तब तक ताई भी कमरे में आ चुकी थी। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो? ताई, वो रिया वाला कंगन नहीं मिल रहा है, आपने देखा है कहीं? नहीं तो देख लो ठीक से, यहीं कहीं मिल जाएगा। ताई ने भी एक दो सामान उठाकर ढूंढते हुए कहा, पर कंगन को न मिलना था न मिला। रिया की अगली आवाज पर मैंने उसे कमरे में बुलाकर कहा, रिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मैं फूट फूट कर रोने लगी। हुआ क्या है, बताओ तो। तेरा एक कंगन नहीं मिल रहा है, सब जगह ढूंढ लिया। रात को मैंने सारे जेवर उतार के यहीं ड्रॉर में रखे थे। अब एक ही कंगन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ गया। अरे लेकिन 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 तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? ताई, आप बोलिए ना इसको। वो परेशान सी मुझे और ताई को बारी बारी से देख रही थी। फिर थोड़ा संभल कर बोली, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, घर में ही मिल जाएगा। तो इतना क्यों रो रही है? नहीं रिया, मैंने सब जगह देख लिया। ये अभी क्लब में देखने गए हैं कि कहीं वहीं गिर गया हो। मैं लॉन की तरफ भी तो कई बार गई थी ना। सुन रिया, तू परेशान मत होना, मैं तेरे 2 कंगन ही तुझे वापस दूंगी। बस बनवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे भाई, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ क्या? अच्छा चल, अभी तो रिलैक्स कर, चाय पी ले, हम बाद में मिलते हैं, कहकर रिया चली गई। इन्होंने आकर बताया कि क्लब में भी सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। उन लोगों को इनाम के लिए भी बोल दिया है, पर मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगा। हालांकि इन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया था कि अपने सुनार से बिल्कुल वैसा ही दूसरा कंगन बनवाकर हम रिया को दे देंगे। पर अपनी इतनी बड़ी लापरवाही पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस घटना को 2-3 दिन बीत चुके थे। मेरा हंसना चहकना सब बंद हो गया था। बात बात पर आंखें भर आती थी। और रिया भी उसके बाद से हमारे घर अभी तक नहीं आई थी। तो मेरे मन में ये तनाव भी था कि कहीं मैं इतनी प्यारी सहेली को हमेशा के लिए खो ना दूं। पर इन्होंने मुझे समझाया कि तुम ही उससे जाकर मिलाओ,
हालांकि वो नाराज नहीं होगी, हम वैसे भी उसके 2 कंगन ही उसको वापस करेंगे। सुबह नाश्ता निपटाकर मैं रिया के घर चल दी। जाना कहाँ था, 8वीं फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ही तो आना था। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई। हम दोनों की ही आंखें भर आई थी। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे लॉबी में ले आई। दोनों कोहनियां डाइनिंग टेबल पर टिकाए और दोनों हथेलियों की कटोरी में अपना चेहरा टिकाए वो शांत सी मुझे देखती रही। मेरी आंखें फिर गंगा जमुना बन चुकी थी। इतनी चहकने वाली रिया इतनी शांत। मैंने उलाहना देते हुए पूछा, इतने दिन से आई क्यों नहीं, इतनी नाराज है मुझसे? अरे मैं तुझसे नाराज क्यों होंगी? तुझे क्या लगता है कि एक कंगन हम दोनों के बीच आ जाएगा? तो फिर आई क्यों नहीं एक बार भी? अरे बाबा, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। आर्यन के भी एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं ना, बस इसीलिए। रिया तुझे मेरी कसम सच सच बता। और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। रिया अचानक बहुत गंभीर हो गई। बोली, रिधिमा प्लीज ऐसी कसम मत दे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तू मुझे सही बात बता, मैं तभी जाऊंगी। मैं जैसे जिद पर आ गई थी। वो कुछ पल तो मुझे अपलक देखती रही, फिर उसने अपना मोबाइल उठाया, उसमें कुछ सर्च किया और एक वीडियो मुझे दिखाने लगी। अनमोल की सगाई का ही वीडियो था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं साड़ी, शॉल और आद्या की साड़ियों के पैकेट से लदी फंदी आ रही हूँ। ताई के पास आकर रुकती हूँ। सारा सामान आद्या की मम्मी को पकड़ाते हुए शायद सामान से रगड़ खाकर एक कंगन मेरी कलाई से निकलकर ताई की गोद में गिर जाता है। मैं इधर उधर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ अटपटा तो लगता है, पर तभी आद्या की मम्मी मुझे कुछ बताते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर बाहर लॉन की ओर ले जाती हैं। मैं अब तक सांस रोके वीडियो देख रही थी। इसके आगे मैंने आश्चर्य से देखा, ताई ने कंगन उठाया, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर अपने बटुए में रख लिया। फिर वे वहीं बैठी बैठी स्वाभाविकता से जाने वालों का अभिवादन स्वीकार करती रही। वीडियो समाप्त हो गया था। रिया बोली, उस दिन जब तू रो रही थी तब भी ताई ने तुझे कुछ नहीं कहा तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा था। बस इसीलिए अनमोल को सगाई के वीडियोस भेजते समय मैंने ये वीडियो नहीं भेजा और इसीलिए मैं तेरे घर नहीं आई कि कहीं गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। अब तू इस बात को हमेशा के लिए भूल जा। मुझे एक कंगन दे दे, मैं उसका दूसरा जोड़ा बनवा लूंगी। रिया जाने क्या कुछ बोलती रही और मैं संज्ञा शून्य सी वहां से चली आई। घर आई तो ताई ने स्नेह से पूछा, आ गई? अच्छा सुनो बहू, मैं सत्संग में जा रही हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी। मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रही और फिर ठीक है मैं सर हिला दिया। खाली घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। घबराकर मैंने फोन कर इनको बुला लिया। ये ऑफिस से घबराए हुए आए। क्या बात हो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इनके आने तक दिल और दिमाग में क्रोध, निराशा और शक का तूफानी अंधड़ चलने लगा था। क्या ताई क्लेप्टोमैनियक हैं? लेकिन सारा घर उनके सामने खुला ही रहा है, अब तक एक चीज भी इधर से उधर नहीं हुई। जब तक ये घर पहुंचे घबराहट से मेरी सांस फूलने लगी थी। किसी तरह इनको पूरा किस्सा बताया। सुनकर ये भी हतप्रभ बैठे रह गए। फिर उठे, बाहर का दरवाजा बंद करके आए और बोले, ऐसे किसी के कहने पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। हम ताई के कमरे में गए। उनकी तकिया के गिलाफ के अंदर से चाबी निकाली, अलमारी खोली, लॉकर खोला। जो बटुआ वो सगाई वाले दिन ले गई थी सामने ही रखा हुआ था। मैंने वो बटुआ उठाकर इनको दे दिया। हम दोनों के हाथ कांप रहे थे। इन्होंने बटुआ खोला, अंदर हाथ डाला। अंदर से चमचमाता हुआ रिया का कंगन निकला। वो क्षण हमारे लिए सर्वथा नवीन अनुभूति लिए हुए था। दुख, हताशा और दया की मिलीजुली अनुभूति थी वो। इन्होंने कंगन वैसे ही वापस बटुए में रख दिया। चाबी भी अपनी जगह वापस रखकर हम अपने कमरे में आ गए। हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अचानक ही उठे
और इन्होंने हमारे कमरे में लगा हुआ सीसीटीवी ऑन कर पिछले 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी। इस सीसीटीवी के विषय में न किसी नौकर और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को ज्ञात था, क्योंकि जब से मैंने नौकरी छोड़ी थी तब से स्क्रीन ऑफ ही रहती थी। उन्होंने उस कमरे का व्यू देखना शुरू किया जिसमें ताई रहती थी। शुरू में तो सब कुछ स्वाभाविक चलता रहा था, फिर रात 11 बजे के बाद से कुछ नया ही दिखा। ताई वही सगाई वाली साड़ी पहने थी। उन्होंने पलंग पर बैठकर अपना बटुआ खोला, उसमें से रिया का कंगन निकाला, उसे अपने बाएं हाथ में पहन लिया। उनकी झुर्रीदार धवल बाहें भी कंगन की सुनहरी छटा से जैसे चमक उठी थी। उस समय ताई के चेहरे पर असीम आनंद और संतोष की जो आभा विराजमान थी, उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। फिर ताई ने उसे उतारकर अपने दाएं हाथ में पहना। उसे भी वे उसी मुस्कान के साथ दर्पण में निहारती रहीं। हालांकि उनकी दुबली पतली कलाइयों के लिए यह कंगन काफी बड़ा था। ऊपर करते करते शायद वो कूहनी के भी ऊपर पहुंच जाता, पर इससे उनकी प्रसन्नता में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने कई बार उसे अपने सीने से लगाया, जैसे कोई अपनी चिर वांछनीय वस्तु पा ली हो। अंत में उन्होंने उस कंगन को स्नेह से वापस अपने बटुए में रख दिया। इधर ताई का व्यवहार सबके संग पूर्णतया स्वाभाविक था। स्वाभाविक तो हम भी थे, परंतु बाहर से। अंदर से तो हम दोनों ही तूफान को दबाए हुए थे। 2-3 दिन तक ये बेहद गुमसुम से रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि शरीर से तो यहाँ है, पर मन कहीं और। तीसरे दिन रात में कमरे में इन्होंने मुझसे अनुनय भरे स्वर में कहा, रितु, मेरा इस नाम से संबोधन तभी होता था जब या तो इन्हें बहुत लाड़ आता था या मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता था। तुमसे कुछ मांगूं, दे सकोगी? इनकी आवाज जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही थी। मैंने इनकी ओर प्रश्न सूचक नजरों से देखा। मैं चाहता हूं कि ये जो भी कुछ हुआ है तुम उसे बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ तक कि ताई को भी ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये बात जानते हैं। मेरी नजरों में समर्थन ना पाकर ये फिर बोले, मुझे ऐसा लगता है ये ताई की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा रही होगी, पर इसे पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं रहा होगा उनके पास। वैसे भी ताऊ की आमदनी से तो किसी तरह बस घर चल जाता था, तो जेवरों की बात तो शायद वे कभी सोच ही नहीं पाई होंगी। और कंगन या किसी अन्य जेवर की अदम्य लालसा उनके अंतर्मन में ही दबी ढकी रह गई होगी। और अब ताऊ के बाद उम्र के इस पड़ाव पर अपने लिए जेवर चाहती हैं, जैसी बातें वो किससे कहें। सलिल से कहते भी उन्हें संकोच होता होगा, आखिर दामाद है वो उनका। इधर यहाँ रहते हुए उन्हें कभी ये सब शायद ध्यान भी नहीं आया होगा, पर उस दिन जब रिया का कंगन उनके ऊपर ही गिर गया तो वे अपनी इस चिर अतृप्त अभिलाषा पर काबू नहीं रख पाई होंगी। क्योंकि रिया से उनका दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है, तो जाहिर है कि अपराध भाव भी कम रहा होगा। देखो रितु, ताई ने ये जो भी किया है उसे सही किसी तरह से नहीं ठहराया जा सकता, पर इतनी ताब नहीं है मुझ में कि मैं उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकूं। उनके अब तक के सहेजे मान को मैं खंडित नहीं कर सकता। कटघरे में ना खड़ा करें, पर प्यार से तो समझाया ही जा सकता है ना। मैंने अपना पक्ष रखा। एक ही बात है, किसी भी तरह से समझाए। इस सत्य के अनावरण के बाद कि तुम, मैं और रिया 3-3 लोग उनकी इस हरकत के बारे में जानते हैं, ताई क्या हमसे आंखें मिला पाएंगी? शायद वो संभल ही ना पाए। क्या पता ये बात उनके लिए घातक ही सिद्ध हो जाए। पर एक बात बताइए, इतना भारी, इतना महंगा कंगन वो किसके सामने पहन पाएंगी? उनके परिवार के लोग या जो भी लोग उन्हें जानते हैं, सब इतने सुंदर कंगन को देखकर उनसे जरूर पूछेंगे कि ये कहाँ से लिया, कब लिया, पैसे कहाँ से आए। तो प्रत्युत्तर में क्या कह पाएंगी? जो भी कहें, वैसे मेरे हिसाब से वे इसी किसी जानकार के सामने पहनेंगी ही नहीं। अनजान लोगों के बीच या अकेले में ही पहनेंगी। उनके पास कंगन है
और उन्होंने भी ऐसा कंगन अपने हाथों में पहना हुआ है, ये संतोष ही उनके लिए बड़ा होगा। अकेले में कंगन पहनने से क्या फायदा होगा? मेरा रोष फूट पड़ा। ये बात तुम कह रही हो? औरतों का जेवरों के प्रति लगाव क्या तुम नहीं समझती हो? जानती हो, हमेशा ताई ने मुझे प्रेरणा से कम प्यार नहीं दिया है। क्या उस ऋण के बदले हम उन्हें एक कंगन पहनने का सुख नहीं दे सकते, चाहे अकेले में ही सही? शायद इस तरह से हम उनकी चिर अभिलाषा को पूरा करने में कुछ तो हिस्सा बटा पाएंगे। फिर वे मेरा हाथ पकड़कर निश्चयात्मक स्वर में बोले, रितु, मैं चाहता हूँ ताई मेरे घर से जब भी वापस जाएं, अपने अखंडित मान के साथ ही वापस जाएं। मैं नतमस्तक हो गई थी इनके आगे। कैसा व्यक्तित्व है इनका, दूसरों के मान की इतनी अधिक चिंता। मैं तो शायद इस समय इतने बड़े खर्चे का ही सोचकर घबरा जाती। और रिया का कंगन? मैंने पूछा। उसकी चिंता मत करो, सुनार को कंगन देकर बिल्कुल वैसा ही दूसरा बनाने को बोल देंगे, फिर रिया को दोनों कंगन दे देंगे। और ये करवट बदलकर सो गए। फिर अचानक मेरी ओर मुड़कर बोले, तुम्हें एक और काम भी करना होगा रितु। किसी तरह से रिया को इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो इस बात का कभी किसी से जिक्र ना करे और ये बात ही हमेशा के लिए भूल जाए। और यही रिक्वेस्ट मैं तुमसे भी करूँगा। हम तीनों के अलावा इस बात की किसी चौथे को कभी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रिया को 2 कंगन लौटा दिए गए थे। ताई भी वापस अपने गांव जा चुकी थी। अनमोल की शादी पास आ रही थी। हम सब शादी की तैयारियों में फिर से जुट गए थे। आज ताई का फोन आया था इनके पास कि अब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो वे विवाह में नहीं आ पाएंगे। इनके जबरदस्ती मोबाइल पकड़ा देने पर मैंने भी उनसे बात तो करी थी, पर मन में जड़ जमा कर बैठे उस पूर्वाग्रह के साथ ही औपचारिक बातों के बीच में 1-2 बार लगा था कि वो कुछ कहना चाह रही हैं, पर कह नहीं पाई। एक दिन उन्होंने मेरे पास कुछ कैश रखवाया था किसी खास काम के लिए। मैंने सोचा इसे अलग ही रख देती हूँ, वरना बाकी पैसों में मिक्स हो जाएगा। कैश रखने के लिए मैंने एक अलमारी का लॉकर खोला। अंदर लॉकर के बीचों बीच रुमाल की बनी पोटली में कुछ जतन से सहेजा रखा था। ये क्या है? उत्सुकता से पोटली खोली। खोलते ही आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर चमचमाता हुआ रिया का कंगन रखा था। ये कहानी बस यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और कमेंट ज़रूर करें YouTube पर। कहीं अनकहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के संग शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।